Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th and 12th of June 2025. 11 और 12 जून कल का एनालिसिस जो कि हमारा मिस हो गया था, तो आई विल कवर बोथ ऑफ देज इन एनालिसिस टुडे. पहले हम आज का देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है. उसके पहले सवाल आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो. लाइक ज़रूर करिएगा. आप कर रहे हैं, थोड़ा हमको मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को. सबसे पहले कुछ सवाल देख लेते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923. स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी. आपको बताने में से कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे. पहला नाम है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है CR दास, थर्ड है लाला लाजपत राय. आपको बताना है इनमें से कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे. ठीक है ना. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. आसान सवाल है हिस्ट्री का. बाकी दो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दो थोड़ा अलग है. सेकंड इकोनॉमी का क्वेश्चन है. कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. आपको बताना है कोर इन्फ्लेशन क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में. ए है फूड फ्यूल, बी है ऑल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सी है हाउसिंग प्राइसेस एंड डी है हेल्थ एंड एजुकेशन प्राइसेस. तो देखो आपको पहले ही मैं बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस ये होता है कि कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत हम फूड और फ्यूल की प्राइसेस नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो वोलाटाइल होता है. तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. तीसरा सवाल अगेन एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है. एथिकल ईगोइज्म. एथिकल ईगोइज्म आपको बताना है कि क्या होता है एथिकल ईगोइज्म. ए इज एक्टिंग सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, बी एक्टिंग ओनली टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस, C. Acting in a way that maximizes one's own long-term self-interest while considering moral principles, and D. Acting only to obey legal rules. तो ethical egoism इनमें से क्या होता है. The correct answer for this is C. Ethical egoism का मतलब है कि आप पहले moral principles consider करते हो और अपना long-term self benefit करने की कोशिश करते हो. तो यू एक्ट इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस वंस ओन लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट वाइल कंसीडरिंग मोरल प्रिंसिपल्स. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग. आपको समझ में आ गया होगा. 3 सवाल जिनमें से 2 के आंसर मैंने आपको दे दिए. एक का आपके ऊपर छोड़ा है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ आंसर. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस फॉर टुडे. पहला है आधार मैंडेटरी फॉर तत्काल बुकिंग्स फ्रॉम जुलाई 1. थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बाकी दुनिया की भी खबर रहे. तो आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है. तत्काल टिकट्स जो आप बुक करते हैं ट्रेन की 1 जुलाई से, तो ये किया गया है इन ऑर्डर टू एजेंट्स को थोड़ा उनके ऊपर जो अनलिमिटेड टिकट्स कर रहे हैं ऑल. तो इसमें आधार OTP वेरिफिकेशन होगा. इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तत्काल बुकिंग फ्रॉम जुलाई 15. अब पता नहीं अब और कितना टाइम लगने वाला है कि OTP ही नहीं आएगा. मे भी ये भी हो सकता है ना. तो तत्काल टिकट के लिए अब आधार का वेरिफिकेशन भी होगा इन ऑर्डर टू डू दैट. तो आई डोंट थिंक इसमें फिर फ्रॉडुलेंट और जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स होते थे या इस तरीके के कोई भी बंदा टिकट बुक कर ले रहा है ना, अब वो टेररिस्ट हो कि कौन हो, ये भी रोकने के लिए हो सकता है. थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से भी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस है ना. तो दिस इज टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस ऑफ तत्काल टिकट्स एंड कर्व द मिसयूज. अभी एजेंट्स पूरा कर लेते हैं, तो अब जब आधार आ जाएगा तो आधार से फिर एजेंट बार बार नहीं कर पाएगा ना. तत्काल के अंदर कुछ ये लिमिट भी लगाएंगे कि भाई आप इतने टिकट ही कर सकते हो एक आधार पे. तो ऑब्वियसली बात है दैट विल एनहांस द चांसेस ऑफ नॉर्मल पर्सन्स टू गेट द टिकट. अदरवाइज सारा तो फिर वही ले जाते हैं. एक्सियम 4 मिशन जिसमें हमारे शुभांशु शुक्ला जाने वाले थे वो अभी थोड़ा सा डिले और हो गया है प्रोजेक्ट. उसमें LOX यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन चैम्बर जो था उसमें लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज देखने को मिला प्रोपल्शन के टाइम पे. तो इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दैट अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है. आपको पता है कि एक्सियम 4 मिशन कौन कौन सी बॉडीज़ लेकर के जा रही हैं. तो बहुत सारी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं. इसमें नासा आपका इन्वॉल्व है. इसमें आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है. इसरो ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्व है क्योंकि इसरो इंडिया से शुभांशु शुक्ला तो उसके अंदर सेलेक्टेड ही हैं. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एक्सियम 4 मिशन अब देखते हैं कब ये जाएगा मिशन. ठीक है. अभी कोई डेट नहीं आई है. आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है. यहाँ पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम आया है. तो लेट मी टेल यू अबाउट द कालेश्वरम प्रोजेक्ट. यहाँ पे फॉर्मर तेलंगाना जो चीफ मिनिस्टर थे यानी कि के चंद्रशेखर राव, उनसे सवाल जवाब किए गए हैं क्योंकि कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कुछ इरेगुलरिटीज़ आई हैं. तो क्या है ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट. तो मैं आपको बता दूं इट्स अ मल्टीपर्पज़
मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर बेस्ड है, एंड इट इज़ बेस्ड एट कालेश्वरम इन द भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की, वहाँ के लिए ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सच प्रोजेक्ट, याद रखिएगा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इट्स अ मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऑन द गोदावरी रिवर, ठीक है ना। कहाँ पर है? गोदावरी रिवर में है। एंड कालेश्वरम जो है वो आपका भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में जगह है, वहाँ के लिए है। गोदावरी रिवर इंपॉर्टेंट है, याद रखना कालेश्वरम के लिए ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़्यादातर वो रिवर से ही पूछा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस रिवर पे बेस्ड है, या मैच द कॉलम में आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। या स्टेट पूछ सकता है तो तेलंगाना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखो आपको दो न्यूज़ मिलेगी। इंडिया एंड यूके कैरी आउट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, इसको पासेक्स एक्सरसाइज बोलते हैं, जो पासेज एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इट्स अ पासेज एक्सरसाइज जो कि हुई है इंडिया और यूके के बीच में। अच्छा, इंडिया यूके के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है, मैं जो आपको नाम बताता हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है अजय वॉरियर। तो ये लिख लेना, अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर। ये एक्सरसाइज का नाम अजय वॉरियर नहीं है, तो पासेज एक्सरसाइज थी। अजय वॉरियर जो होती है इंडिया और यूके के बीच में होती है, वो याद रखना। अभी इंडिया और मंगोलिया की भी एक एक्सरसाइज चल रही, खान क्वेस्ट चल रही है, ठीक है ना। इंडिया एंड मंगोलिया की एक्सरसाइज चल रही है, खान क्वेस्ट, याद रखिएगा, इसको लिखिएगा। पहले ये यूएस मंगोलिया की एक्सरसाइज होती थी, फिर इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसको बोलते हैं खान क्वेस्ट, ठीक है। इट्स आर्मी एक्सरसाइज, तो इसको भी लिख लीजिएगा। ये दोनों ही न्यूज़ में थी, अभी आई है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर टू रिवाइज एसी टेम्परेचर रेंज फॉर मोर एफिशिएंसी, सेंटर जो है वो रिवाइज करने वाला है एसी की टेम्परेचर रेंज एफिशिएंसी के लिए। तो ये कौन सी बॉडी करती है काम? ये काम करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखिएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली ये सारे स्टैंडर्डाइज करती है, एंड नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग डिफॉल्ट टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनर्स इंक्लूडिंग दोज इन ऑटोमोबाइल्स इन रेंज ऑफ 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन द कंट्री। तो 20-28 डिग्री के बीच में स्टैंडर्डाइज किया जाएगा इन ऑर्डर टू फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी इन द कंट्री, ठीक है ना। हाँ, अब ये मूव करते हैं आगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी एट यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडिया जो है अभी एक यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ पर हो रही है? ये नाइस फ्रांस में हो रही है, NICE नाइस फ्रांस में हो रही है, यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। पहले तो ये आप नोट कर लीजिए। अब वहाँ पर एक रेटिफिकेशन के लिए आया है मैटर, जिसको हम बोलते हैं हाई सीज ट्रीटी। हालांकि इंडिया ने ट्रीटी साइन ज़रूर कर दी है ये, बट अभी तक उसका ऑफिशियल रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। हाई सीज ट्रीटी का एक दूसरा नाम भी है, जिसका नाम है BBNJ एग्रीमेंट। BBNJ का मतलब है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, लिख लेना पहले इसको, हाई सीज ट्रीटी। इसका दूसरा नाम है BBNJ। BBNJ का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इसको हम हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैंने बताया आपको नीस फ्रांस में चल रहा है ये ऑलरेडी। इंडिया ने साइन कर दिया है एग्रीमेंट सितंबर 2024 में, लेकिन फॉर्मल रेटिफिकेशन बचा हुआ है। तो अभी ये वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहाँ पर इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। कारण इसका ये है कि पहले इसको मानसून सेशन में पुटअप किया जाएगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद ही आप इसको रेटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग वाई इंडिया विल नॉट बी रेटिफाइंग इट टुडे, या फिर कहना चाहिए इस ट्रीटी में हम नहीं करेंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस में उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हाई सी होता है वो क्या होता है, पहले हम वो मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू दैट वेल व्हाट इज़ दिस हाई सीज एंड ऑल। तो जैसा कि आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, ये मैप में नहीं मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जैसे जो लैंड होता है, कुछ लैंड आपका पानी के अंदर होता है। पहले आप फर्स्ट ये आपका लेफ्ट साइड में देखना, जहाँ पर नेशनल एयर स्पेस लिखा हुआ है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब आपके जो कोस्ट है, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका नेशनल एयर स्पेस होता है, मतलब वो आपका नेशनल एयर स्पेस कहलाता है। और ये 12 नॉटिकल माइल तक का स्पेस टेरिटोरियल सी कहलाता है, मतलब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आपके पास टेरिटोरियल सी होता है। फिर 12 के बाद जो अगले 12 है उसको हम कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं, मतलब कि जो 24 नॉटिकल माइल तक हो गया वो कंटिग्यूअस जोन हो गया।
फिर यहाँ पे आपका 200 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ होता है, ठीक है ना। और इसके बाद का जो रीजन होता है, याद रखिएगा, इसके बाद का जो रीजन होता है वो आपका हाई सी कहलाता है। द हाई सी रीजन इज आफ्टर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस कि 200 नॉटिकल माइल के बाद, मतलब जो एरिया आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी नहीं आ रहा है, उसके बाद का जो रीजन है वो आपका हाई सीज में आता है, ठीक है ना। दिस इज़ वॉट द ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़। एंड टेरिटोरियल सी के बाद से पूरा इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, मतलब आपका जो नेशनल एयर स्पेस होता है वो केवल आपके 12 नॉटिकल माइल तक होता है। अदरवाइज बाकी जो 12 नॉटिकल माइल के बाद से जो रीजन है वो आपका पूरा इंटरनेशनल एयर स्पेस है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। एडिटोरियल में आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है बैड ब्लड। छोटा आर्टिकल है लेकिन हम इसी को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर, कि किस तरीके से हमको इसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो लेट्स सी कि क्या क्या पॉइंट्स है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आपको पहले तो बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने अभी इनवाइट किया है। एंड दिस इज़ आफ्टर कि हमारा जब रिलेशनशिप कनाडा के साथ बिल्कुल डिक्लाइन पे था 2023 के टाइम पीरियड में, जस्टिन ट्रूडियो के टाइम पीरियड में, जब इंडिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि हरदीप सिंह निज्जर के केस में जो मर्डर केस हुआ था उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। दिस वाज द थिंग विच वाज सेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट इन पब्लिक। एंड उस समय जो रिलेशनशिप था हमारा बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुका था। तो इट्स अ गुड रीस्टार्ट जो कि रिलेशनशिप में देखने को मिला है। मार्क कार्नी के द्वारा G7 समिट में स्पेशल इन्वाइटी के रूप में इन्वाइट किया गया है। 15 से 17 जून के बीच में ये G7 समिट होगा कैनानस्कीस एल्बर्टा में। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार कनाडा का जो पॉलिटिकल मैप है, लेट मी शो यू दैट एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा में जो जगहें हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो क्यूबेक दिख रहा होगा, एंड ऑन्टेरियो दिख रहा होगा, मैनिटोबा दिख रहा होगा, सास्काचेवन दिख रहा होगा, एंड देन एल्बर्टा। यू कैन सी द एल्बर्टा, वेस्टर्न साइड में आपको ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा दिख रहा होगा। तो ये एल्बर्टा जो जगह दिख रही है ना, यहीं पर ये होने वाला है G7 का समिट। इसके अलावा जो टेरिटरीज़ हैं, यूकॉन है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ है, नानावुट है, और क्यूबेक दिखाई दिया, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर की वहाँ से लेब्राडोर करंट भी जाता है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड नीचे दिख रहा होगा, नोवा स्कॉशिया दिख रहा होगा। तो ये सारे रीजन्स भी आप याद रख सकते हैं। कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, या तो लोकेशन के रूप में या तो मैच द कॉलम के रूप में, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे रिलेशनशिप्स को हम वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इंडिया के बहुत सारे लोग, जो इंडियन डायस्पोरा है, इट इज़ लिविंग इन कनाडा इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप वापस से आ जाएं, क्योंकि उस समय हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन चल रहे थे, वो भी हमने बंद कर दिए। उस समय हमने मतलब बहुत सारे एम्बेसी के नंबर्स कम कर दिए, डिप्लोमेट्स के नंबर कम कर दिए। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और डिप्लोमेसी अपने लेवल पर चलती रहनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा डिफरेंट अप्रोच टू द कास्ट सेंसस, यहाँ पे ऑथर ने बात कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता होगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है दे विल कंडक्ट द कास्ट एन्यूमरेशन इन द अपकमिंग सेंसस। ये मैंने आपको सेंसस में बता भी दिया कि इस बार कास्ट का भी पूरा डेटा कलेक्ट होगा। आर्टिकल 246 जो है वो लिस्ट वाला आर्टिकल है, जो बताता है कि यूनियन लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है। तो आर्टिकल 246 जो है दैट इज़ बेसिकली जिसमें बताया गया कि सेंसस जो है यूनियन सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। ये भी आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। सेंसस एक्ट है 1948 का, उसके अंतर्गत ये होता है। तो ऑथर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि इंडिया हैजंट कंडक्टेड अ फुल कास्ट सेंसस सिंस 1931। याद रखिएगा 1931 में हमने किया था कास्ट सेंसस लास्ट, लेकिन 1931 के बाद इंडिया ने फुल कास्ट सेंसस कभी नहीं किया, ठीक है ना। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, जिसका डेटा आया था, बट उसका डेटा बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेसीज और इनएक्यूरेसीज थी उसमें। अब ऑथर ने कहा है कि देखो, लोग कहते हैं कि कास्ट सेंसस आप करोगे तो डिवीज़न बढ़ेगा, लेकिन ऑथर ने कहा कि अगर आप कास्ट के बारे में बात ना करो, इससे डिवीज़न चला थोड़ी जाएगा। कास्ट सेंसस कास्टिज्म को नहीं बढ़ाता, कास्टिज्म को रिवील करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर ने कही है। इट डज नॉट क्रिएट कास्टिज्म, इट रिवील्स द कास्टिज्म। ये अच्छी लाइन है जो आप लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग का भी आप कर रहे हो तो, है ना।
एक और अच्छा चीज़ उन्होंने बोला कि इग्नोरिंग कास्ट डज नॉट इरेज इट, मतलब इफ यू इग्नोर द कास्ट दैट विल नॉट इरेज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, इट मेयरली ऑब्सक्योर्स द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस हेयर। तो यहाँ पे नंबर पता होने चाहिए ताकि आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। सी शंकरन नायर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उनको इनका नाम पहले से पता रहा होगा, सी शंकरन नायर का। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उनकी लेगेसी। ही वॉज वन ऑफ द एमिनेंट इंडियन ज्यूरिस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1897 सेशन जो अमरावती में हुआ था उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो ही इज़ वन ऑफ द आई थिंक द ओनली वन हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस फ्रॉम आई थिंक केरला, है ना। तो ही इज़ द ओनली केरलाइट टू हैव प्रेसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी शंकरन नायर, इसको याद रखेगा आप, है ना। एंड केसरी चैप्टर 2 आई थिंक इनके ऊपर है, आई डोंट नो कि इनके ऊपर है कि नहीं केसरी चैप्टर 2, बट इसमें इनका रोल रहा होगा ज़रूर, तभी मेंशन्ड है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ही वॉज अपॉइंटेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1915 एंड इन्होंने 1919 में ये पोस्ट छोड़ भी दी थी। ही रिजाइंड फ्रॉम द वाइसरॉय काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण इन्होंने इसको छोड़ दिया था। एंड हिज रेजिग्नेशन वॉज सीन एज अ मेजर एक्ट ऑफ डिफायंस अर्निंग वाइड पब्लिक एडमिरेशन। एंड सी शंकरन नायर का नाम आप याद रखिएगा, थोड़ी जो लेगेसी थी मैंने आपको बता दी। द विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, इसको पहले ऑरेंज प्राइज कहा जाता था, ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये अभी दिया जाएगा, इट विल बी अनाउंस्ड टुडे, तो इसलिए ये आया है क्विज में। अब सेबी जो है वो एक नया डेडिकेटेड यूपीआई हैंडल लाएगा फॉर इंटरमीडियरीज। इस हैंडल को बोलेंगे @वैलिड, तो इसको आप लिख लीजिए, सेबी लाने वाला है @वैलिड, एक यूपीआई हैंडल लाने वाला है फॉर इंटरमीडियरीज एंड फॉर स्टॉपिंग द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल। तो @वैलिड आप याद रखेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक हैंडल ला रहा है सेबी। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे ये कोई पूछे कि कौन लाने वाला है तो आपको पता रहे। वर्ल्ड बैंक ने हमारा ग्रोथ फोरकास्ट कम कर दिया है अपनी रिसेंट रिपोर्ट में, जिसको बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट कौन निकालता है तो वर्ल्ड बैंक निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आज के न्यूज़पेपर से आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है जो हम डिस्कस करें। थोड़ा सा कल का न्यूज़पेपर भी हम देख लेते हैं, जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं है, इफ देयर इज समथिंग वी कैन टॉक अबाउट दैट। आई थिंक वी शुड गो टू द लास्ट ऑफ द पेजेस। फ्रेडरिक फॉर्सिथ का नाम आया था, तो ही वॉज बेसिकली अ पायलट हु टर्न टू राइटिंग। तो इन्होंने लिखना शुरू किया और बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि इनका नाम है द डे ऑफ द जैकाल, द ओडेसा फाइल। ये दोनों किताबें आप देख सकते हैं, द डे ऑफ द जैकाल एंड द ओडेसा फाइल। फॉर्सिथ जो थे ही वॉज आई थिंक स्पाई नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखी हैं, स्पाई नॉवेल्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, द डे ऑफ द जैकाल, ओडेसा फाइल्स। इनका नाम आया फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ही हैड डाइड रिसेंटली एंड इसका ये भी रीज़न है कि ये पूछा जा सकता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी द आउटसाइडर माई लाइफ इन इंट्रीग, तो ये भी आप देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ इन इंट्रीग, तो यू कैन सी दैट एज वेल, ठीक है ना। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओडेसा फाइल द डॉग्स ऑफ वॉर 1974 में उन्होंने लिखी थी, डॉग्स ऑफ वॉर, तो ये भी आप देख सकते हैं, द डॉग्स ऑफ वॉर, ठीक है ना। एंड द किल लिस्ट, ये लिखिएगा द किल लिस्ट, ये भी आप देख सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैव बीन मेंशन्ड हियर, तो इसको आप देख लीजिएगा। इंडिया सोलर एनर्जी बूम कीप्स यूज इन चेक सो फार इन 2025, कीप्स कोल यूज़। तो सोलार एनर्जी का हमारा जो आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा है, एंड सोलार फार्म्स जो हमने बना रखे हैं सोलर, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। एंड इट हैज़ लेड टू अ रेयर डिप इन फॉसिल फ्यूल पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2025। तो कोल फायर्ड जो पावर प्रोडक्शन था वो थोड़ा सा हमारा डिक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे यहाँ सोलार आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
एंड बहुत सारी स्कीम्स भी आप सबको पता होगा कि सोलार हमने फार्म में भी लगाने के लिए कोशिश की थी, है ना। और इसके अलावा हमने हाउस होल्ड्स को भी सब्सिडाइज किया है ताकि वो सोलार एनर्जी को करें। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लीनर एनर्जी के पावर सोर्स है इंडिया में, वो लगभग 23.3% ऑफ द टोटल पावर आउटपुट हो चुका है इंडिया में, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्लीन पावर जनरेशन इन इंडिया हैज क्लाइम्ड अप बाय 23% इन जनवरी टू अप्रैल फ्रॉम द सेम लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो दैट इज़ समथिंग एक्सेप्शनल, इंडिया में काफ़ी अच्छा है एंड बड़ी बात है ये भी, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया स्लैशेज इंटरेस्ट रेट बट हु विल बोरो। अब यहाँ पे बात चल रही है इंटरेस्ट रेट घटाने की। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी में कि दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो आरबीआई करता है, आरबीआई करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट कर रहा होता है तो फिस्कल पॉलिसी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट घटाना दो चीज़ कर सकता है। जब बढ़ा रहा है इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन को कम करना होगा। अगर घटा रहा है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ को बढ़ाना है। ग्रोथ को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, जब लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसा हाथ में आएगा, पैसा हाथ में आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। आप देख भी सकते हैं, देखो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज का लिखा हुआ है, फिर देखो लिखा है रिवाइविंग डिमांड। क्योंकि वही है कि जब आप इंटरेस्ट रेट घटाते हो तो आप ये दिमाग में रखते हो कि लोन ज़्यादा लेंगे लोग, और लोन ज़्यादा लेंगे तो पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। केप जेमिनाई टू सेटअप जीसीसी इन इंडिया फॉर दाइची ऑफ जापान। तो केप जेमिनाई एक फ्रेंच टेक्निकल फर्म है, याद रखेगा। केप जेमिनाई एक फ्रेंच टेक्निकल फर्म है और दाइची लाइफ जो है वो जापान की फर्म है। तो ये एक ग्लोबल कॉम्पैटिबिलिटी कैपेबिलिटी सेंटर बनाएंगे इंडिया में, याद रखिएगा। केप जेमिनाई फॉर दाइची जापान विल सेटअप अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, याद रखिएगा। अभी एग्रीमेंट हो गया तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थर्ड स्पेस, हाउ स्पेसेस आर एक्सपीरियंस्ड एंड रीमेड अप। थर्ड स्पेस क्या है? देखो लिखा है थर्ड स्पेस टेल्स अस दैट स्पेस इज नॉट जस्ट समथिंग वी लिव इन, इट्स समथिंग दैट लिव्स इन अस, इट इज़। अब देखो क्या होता है, दो स्टेट होते हैं, एक होता है, दो स्पेसेस होते हैं नॉर्मली। एक होता है आपका फिजिकल स्पेस, मतलब कि अगर आपकी सराउंडिंग जो हो गई, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली आप रह रहे हैं। दूसरा आपका मेंटल स्पेस, मेंटल स्पेस मतलब जो आपके विजुअलाइजेशन में है। और थर्ड जो होता है इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ दीज स्पेसेस, है ना। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड स्पेस बोलते हैं। मतलब उसको आप लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो कि अकाउंटेड नहीं है। तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ थर्ड स्पेस। देख लो लिखा है they are culturally vibrant and largely built by and for communities that don't belong to the region of a country. Such spaces rich with life and meaning but unaccounted for in maps. कुछ ऐसे spaces भी होते हैं जैसे कि जहाँ पे लोग तो रह रहे हैं बट वो मैप्स में अकाउंटेड नहीं है। बहुत ऐसे सबर्बन एरियाज जहाँ पे एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो उसको हम थर्ड स्पेस का कंसेप्ट बोलते हैं। फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस एंड द थर्ड स्पेस, ठीक है ना। तो इसको आप बस याद रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड स्पेस, बट चूंकि आ गया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा तो अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।